जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा एक दफ़ा फिर मल्टी प्रोफेशनल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नॉन पोजीशन वाले प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन हुए हैं। और आपको बताते चलें, मल्टी प्रोफेशनल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या मल्टी गार्डन्स जो है, इसके बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में मुतासरीन सामने आए हैं जिन्होंने काफ़ी अरसे से प्लॉट्स की पेमेंट की हुई है और अभी तक उन्हें प्लॉट नहीं मिला। तो ऐसे ही मुतासरीन में से आज एक वसीम साहब हमारे साथ हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये कब प्लॉट खरीदा था और किस किस मुश्किल हालात का उन्होंने सामना किया है। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जाहिर साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो वसीम साहब, ये बताइएगा, ये प्लॉट जो है आपका डी ब्लॉक में, ये आपने कब खरीदा और क्या सोच के खरीदा था? जाहिद भाई, जैसे ही कि पर्सनली आप जानते हैं कि मैं ओवरसीज़ मैंने 2005 से लेके 2018 तक मैं ओवरसीज़ असाइनमेंट्स में था। और 2 साल मैं अर्लियर जो थे वो एक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में था, बाकू में, अज़रबैजान में। और दो 13 साल मैं सऊदी अरब में मुकीम रहा हूँ। अब जो लोग ओवरसीज़ होते हैं उनको और बहुत ज़्यादा मालूमात तो नहीं होती हैं, कुछ उनके कंसर्न भी होते हैं। तो उनको एक ही चीज़ होती है, अगर घर है तो पहले घर बनाएं। और अगर अल्लाह ताला ने घर बनवा दिया है तो फिर ये होता है कि कोई अपनी रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट इस ये सोच के कर लें कि जी बच्चे जब बड़े होंगे तो उनकी तालीम के लिए, बच्ची है तो उसकी शादी के लिए, या हायर एजुकेशन के लिए, या बुढ़ापे तक जब आप पहुंचेंगे तो आपके पास कोई एक ऐसा एसेट्स हो जो आपकी रिटायरमेंट के वक्त आपकी कुछ माली मदद हो सके, जिसके ज़रिए। बस यही सोच के सर मैंने भी ये प्लॉट लिया था। सर, ये आपने तकरीबन 2008 में लिया था? जी, दो 2008 में लिया। 2008 में, यानी कि 16 साल हो गए हैं और 16 16 साल साल तक उन्होंने आपको अभी तक पोजीशन नहीं दिया। नहीं मिला सर। तो आपने मतलब इन 16 सालों में कभी सोसाइटी से रब्ता करके कोशिश की कि मतलब ये मेरा एक प्लॉट है और काफ़ी अरसे से लिया हुआ है और पोजीशन नहीं दिया आपने मुझे? जो एड्रेस मेरे पास मेरे भाई का जो इस्लामाबाद में है, मेरे कज़न, वहाँ मैंने अपना लोकल एड्रेस डाला हुआ है। और ये इलेक्शंस वगैरह होते रहते थे, वो भाई मुझे जो हैं, मेरे कज़न, मुझे वक्तन फ़ौक्तन आगाह करते रहते थे। और मैं अपने तमाम भाइयों से, जो भी मेरे इस्लामाबाद में जो लोग मेरे रिलेटिव्स हैं या मेरे जानने वाले हैं, मैंने उनको इवन पैसे वगैरह देकर भी उनको वहाँ भेजा कि यार मेरे प्लॉट का पता तो करें। अच्छा, वो लिया किसी रेफरेंस से था हमने, वो भी जानने वाले थे, लेकिन मैं बराह रास्त नहीं जानता था, वो आगे कोई रेफरेंस से हमने लिया था। तो इतना क्योंकि इंटरेस्ट भी नहीं था कि भाई फौरी तौर पे इसका पोजीशन मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं इससे कोई गाफिल रहा। मैं मुसलसल साल में जब भी आता था, मैं कराची से भी यहाँ आ जाता था, क्योंकि यहाँ बच्चे घूमने आते थे या वैसे ही मिलने आते थे रिलेटिव से, तो हम ज़रूर जाते थे, ये मल्टी गार्डन वालों के पास भी जाते थे। लेकिन ज़ाहिर है वो टाइम इतना शॉर्ट होता था, तो ये कोई ना कोई मीठी गोली दे के, और अजी ये अभी ज़मीन ये है वो है, अब ये इसकी एक्विजिशन नहीं हुई, एक्वायर नहीं की गई, ये वो करवा रहे हैं, डेवलप हो रहा है। अच्छा, मैं आता था तो मैं देखता ये था कि ए बी सी हो गया है। तो अंदर एक उम्मीद होती थी कि यार अगर आज ये हो गया है तो हो सकता है इतने लोग रह रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है कल हमने भी शायद ठीक कर लिया है अपनी इन्वेस्टमेंट। तो आज नहीं तो 2 साल बाद, हमें कोई जल्दी नहीं, हम ओवरसीज थे, तो हम इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा परस्यू भी नहीं करते थे। तो लेकिन ये कि जब मुझे इसका ये फीडबैक आने लगा ना, किसी से जब मैंने बहुत ज़्यादा परस्यू किया, क्योंकि काफ़ी दूर था, ज़्यादातर रिलेटिव्स जो इस्लामाबाद में रहते हैं, तो उनको वहाँ तक जाना, यानी G17 तक जाना उनके लिए मुश्किल था। बहरहाल समहाउ वो लोग बेचारे गए, तो उन्होंने मुझे पहली दफ़ा जब ये फीडबैक दिया कि वो लोग जो हैं, ये तो अभी बहुत उसमें कुछ भी नहीं हुआ और उसमें तो गाँव बैठा हुआ है, तो देन आई स्टार्टेड, ये मैं आपको 2011-12 की बात बता रहा हूँ। आई स्टार्टेड वरिंग कि यार ये क्या हो रहा है। तो फिर मैं इनके पास भी आता था, मेरे और लोग थे जो दोस्त वगैरह थे, मैं इनको लिखता भी था वहाँ से इनका जो भी एड्रेस था। लेकिन कोई कभी कोई जवाब मुझे ऐसा सच मिला नहीं। तो बहरहाल फिर जाहिर है कि मैं ओवरसीज जॉब करता था, तो मेरे पास इतना टाइम और वक्त नहीं होता था कि मैं बहुत ज़्यादा परस्यू कर सकूं वहाँ बैठकर। और ना ये जैसे मीडिया और ये जो, अगर कोई प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाता उस वक्त, जैसे आज हमें यहाँ दस्तयाब हुआ है, हालांकि गो कि मैं
पाकिस्तान आए हुए भी मुझे तकरीबन 6 साल हो गए। उस 6 साल में भी मैं इनके पास लाहौर से, जो मैं हर दूसरे महीने, तीसरे महीने मेरा इस्लामाबाद जाना होता है, तो हम लाज़मी इनके दफ़्तर पे एक चक्कर, कभी मैं, कभी मेरा बड़ा बेटा, कभी हम दोनों मिलकर, कभी बच्चों को भेज दिया, कभी खुद इनके साथ चला गया। लेकिन वो तो एक अजीब गोरख धंधा है इनका, जो ये G8 का ऑफ़िस है। और सीनियर्स, मुझे उनके नाम इतने नहीं पता हैं, लेकिन वो जो लोग बैठे हुए हैं, वो जिस तरह बिहेव करते हैं, तो और फिर उन्होंने कहा जी हम आपको अल्टरनेटिव दे देंगे। मैंने कहा भाई मेरी गलती बता दें, कोई मेरा कसूर बता दें कि जी आपको इसलिए मैंने कोई पेमेंट नहीं की वक्त के ऊपर, कोई डॉक्यूमेंट्री कोई फला है मुझे बताइए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो जी पाकिस्तान का माहौल ऐसा है, तो वो गांव जिनसे ज़मीन खरीदी थी वो पोजीशन नहीं छोड़ रहे हैं, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, हम आपको दूसरी जगह देते हैं। लेकिन जब भी वो दूसरे अल्टरनेटिव दिए हैं, या जो सो कॉल्ड अपनी उसकी खाना पूरी की है, तो उसमें तो वो कोई पता नहीं जी ब्लॉक के कहाँ कोने में नाले के पास, और अजीबो-गरीब, जहाँ उसको डेवलप होने में भी बकौल जो रियल एस्टेट के लोग हैं या जो हमारे लोग हैं, वो बताते हैं कि उसमें तो अभी 15 साल और लगेंगे। तो सर ये जी ठीक है सर। असल सर में इसमें ना क्या है सोसाइटी हमारा। में, जिस तरह आप कह रहे हैं आप 2011 में गए थे, तो इसी तरह जी जब सर। चौधरी अब्दुल मजीद साहब थे, जनरल मैनेजर भी रहे हैं काफ़ी अरसा, ये 2016 में भी जनरल मैनेजर रहे हैं। तो सर। उस वक्त भी, और हर एजीएम में एनुअल जनरल मीटिंग होती है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो हर साल इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है। तो सर। उसमें भी लोग ये शिकायत करते रहे हैं जो आपने की है। तो मैं इसी तरह की एक एजीएम की मीटिंग्स आपको दिखाऊंगा, ताकि लोगों को ये पता चले कि एक तो ये मसला अभी का नहीं है और बहुत पुराना मसला है, और दूसरा लोगों ने सोसाइटी तक ये हाईलाइट किया है, उनकी एजीएम्स में भी हाईलाइट किया है, लेकिन फिर भी सोसाइटी ये मसला हल करना नहीं चाह रही। और ये अभी से नहीं है, जब से चौधरी अब्दुल मजीद यहाँ पे थे तब से है, और मतलब काफी लंबा मसला है। और चौधरी अब्दुल मजीद हैं, और चौधरी जफर हैं, अभी राव साहब हैं, नदीम सरवर हैं, ये सारे पुराने लोग हैं। मतलब 2016 की एजीएम में आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको नजर भी आएंगे। तो ये जी तब सर। से चीज से मतलब जो है, इन्हें पता है कि ये मसला चल रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने हल नहीं किया। तो ये अभी जी, स्क्रीन पे आपको एक नजर आ रही होगी एजीएम मीटिंग। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको है क्या चीज, बड़ी और मेहरबानी सर। थैंक जो है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये इसमें है क्या। ये यू। जी बेसिकली सर। स्क्रीन आपको नजर आ रही है, शो हो रही है। जी नज़र आ रही है, जी नज़र आ रही अच्छा, इसमें देखें, ये टॉप से मैं शुरू करता हूँ। ये मल्टी प्रोफेशनल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये कार्रवाई जनरल बॉडी मीटिंग यानी एनुअल जनरल मीटिंग है, और 23/12/2016, है। यानी कि 2016 को इन्होंने एक एनुअल जनरल मीटिंग की थी, जिसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई इन्होंने की थी, जो भी था इन्होंने बताया था। लेकिन मैं अपने पॉइंट वाली चीज़ की तरफ आऊँगा। एक तो लोग कहते हैं कि दिखाइए। चौधरी मजीद जो है वो बहुत अच्छे थे, और वो उन्हें नहीं, नहीं नहीं सर, करना ऐसा कुछ था, नहीं है। उनके जाने के बाद मसला आया था। तो अब अगर ये पहली लाइन से पढ़ना शुरू करें तो लिखा हुआ है, जनरल सेक्रेटरी के खिताब के बाद सोसाइटी के जनरल मैनेजर जो हैं चौधरी अब्दुल मजीद ने ईवान से खिताब करते हुए सोसाइटी को पेश आने वाले मुश्किलात के हल पर तफसीली रोशनी डाली। यानी कि अगर ये मैं बात करूं तो 2016 में जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब थे, जिनके लोग आज बहुत गुन गाते हैं, और वो लोगों को धोखा देने के लिए पता नहीं और कौन कौन सी सोसाइटीज उन्होंने लॉन्च कर ली हैं, वो जी, भी उस जी, वक्त जी। जनरल मैनेजर थे। अब उस मीटिंग में क्या सवालात होते हैं जी, ये वक्फा सवालात में पॉइंट नंबर 7 है। तो लोगों ने सवाल किए। ये कोई उमर राउ साहब थे, मेंबरशिप नंबर 4242। एमजी ने कहा कि उन्होंने कुछ पैसे देने का वादा किया था, वो कोई नहीं दिए। उसके बाद कोई मोहम्मद हबीब साहब थे, 8713 एमजी। इन्होंने कहा कि 8 साल हो गए हैं, ये 2016 की बात है, 8 साल हो गए सर। हमें प्लॉट का कब्जा नहीं मिला। ये एजीएम में बात कर रहे हैं जी, जहाँ पे आपके चौधरी अब्दुल मजीद साहब भी बैठे हुए हैं। उसके जी, बाद जी। ये कोई नज़ीर अहमद साहब हैं, 8698 एजीएम में बैठे हुए 2016 की। वो भी यही कह रहे हैं जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने सारे वाजिबात क्लियर कर दिए, लेकिन अभी तक उन्हें भी कब्जा नहीं मिला। इसी तरह जी कुछ मोहम्मद कासिम साहब हैं, 10346 एमजी। उन्होंने कहा जी उनका ताल्लुक कोयटा से है, 5 साल पहले प्लॉट लिया था और अभी तक कब्जा नहीं मिला। और प्लॉट के मुतबादिल वो जो देते हैं आप जी, नाले देते हैं, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि नाले वाले प्लॉट्स दे जी, देते जी। हैं। जी, जी, उनको जी। भी यही जो है ना, ये एजीएम में वो शिकायत कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं जी, आप जो है नाले देते हैं हमें। ठीक है। हुँ। और इसी तरह जो बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने और मसले बताए, लेकिन ये कुछ लोग थे जिन्होंने जो है मसले मसाइल बताए। तो मेरे ख्याल से ये आपको भी देख के यही लगा होगा कि जिस तरह आप तो खैर एजीएम में नहीं गए, लेकिन इसको देख के ये लगता है कि सोसाइटी वेल अवेयर है मसले से। और ऐसा क्या हो सकता है कि सोसाइटी मतलब एक चल रही हो और उन्हें ये ना पता हो कि उनके क्या मसले मसाइल हैं, या कौन से प्लॉट हैं जो अभी तक हमने नहीं दिए? आपके ख्याल में ये पॉसिबिलिटी है क्या?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग एक दफ़ा इस सारे मामले से जो जितना समझा हूँ और जो ग्रुप में मेरी आने के बाद जो मैं एक्टिव हुआ हूँ, जो मुझे समझ में आया, वरना मुझे शायद ज़िंदगी भर समझ ही ना आता और हम भूल जाते इस बात मामले को। और आखिर में जो एजेंटों के थ्रू जो पैसे हमें 20, 25, 30, 40 लाख जो भी इसके बेचने थे, वो हम लेके एक तरफ हो जाते। अब दो बातें सर, मैं अपनी तरफ से इस सारे केस को ज़रा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से इसको देखता हूँ और इसमें फ्लॉज कहाँ पर हैं और ये क्या सारा ये गोरख धंधा है ये। सर पहली बात तो ये कि जैसे मुझे बताया गया, मुझे तो खैर ये भी नहीं मालूम था कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम कैसी हो, क्या होती है, और ये कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम क्या होती है। मुझे अभी तक कोई फ़र्क नहीं पता चला। ठीक है। दूसरा सवाल जवाब ये है कि सर एक ज़मीन, बारहा मैं प्राइवेटली भी और ग्रुप में भी कह चुका हूँ, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया है कि जी ये नॉन पोजीशन क्या होता है। सर अंडर डेवलपमेंट तो मेरी समझ में आता है कि जी वो डेवलपमेंट में कहीं फंस गई है, कोई बड़ा इशू हो गया है। नॉन पोजीशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने एक चीज़ बेची है एक कस्टमर को, और वो तो आपके पोजीशन में होनी चाहिए। आपने उसके पैसे ले लिए हैं, आपने उसका अलॉटमेंट लेटर दे दिया है। अब मैं आपको इसका फ्लॉ बताता हूँ लीगल। ठीक है। और जो मैं कहता हूँ कि ये बड़े लोग जो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है या जो इनसे मुतालिक जो इनके सारे मामलात को सुपरवाइज करती है, कि उनकी नेग्लिजेंसी क्या है या जानबूझकर वो इस ये फ्लॉ को वैक्यूम क्रिएट रखते हैं। देखिए ये जो अलॉटमेंट है या जो ट्रांसफ़र लेटर है ज़ाहिद साहब, ये लेटर आपको G8 से कोऑपरेटिव हाउसिंग हाउसिंग सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी या जो भी अथॉराइज्ड पर्सन है वो आपको दे देता है। उसके एजेंट कौन है? उसके एजेंट वो सारे जो मैं पहली दफ़ा जब मल्टी गार्डन 17 में 2018 में जब मैं वापस आया हूँ सऊदी अरब से, तो हम गए, तो देखकर सर हमारा दिल बड़ा खुश हो गया। ठीक है। और हमने कहा भाई वाह भाई, क्या पूरा शहर आबाद हो गया यार, हमारा भी होगा अब। घर वाले भी, बेगम भी, बच्चे भी, के डैडी ये तो काम आपने बहुत अच्छा किया था यार, आज एक आध साल में मिल गया तो बड़ी अच्छी वैल्यू हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन देख कर आए डी ब्लॉक में, जो उस वक्त तक पोजीशन में था। सो होप हुई, खुशी हुई, फिर उसकी नतीजे में फॉलो अप ज़्यादा करना शुरू किया। साल में 2 एक मरतबा जाने लगे, लेकिन कोई मसला आगे नहीं हुआ। फिर एक मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ सऊदी अरब में थे, उन्होंने किसी G15 में घर बनाया, वो इस्लामाबाद बेस हैं। अच्छा, और भी लोग हैं जो रियल एस्टेट में काम करते हैं। तो उन्होंने फिर जब मैंने उनको भी परस्यू किया कि यार ये क्या मसला है? उन्होंने कहा यार ये तो 150-200 इस चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर चारों तरफ, उनका सबका यही मसले हैं। अच्छा, मैं सिर्फ सर फंडामेंटल सवाल पूछता हूँ जो लैंड एक्विजिशन के हवाले से जो मामलात सरकारी ओहदेदारान जो हैं हमारे मुल्क के, ब्यूरोक्रेसी है, कमिश्नर साहब इसके एक तरह के सुपरवाइजर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब का भी कोई रोल होता है, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर साहब का भी कोई रोल होता है। सर ये जो लेटर है ना अथॉरिटी का, ट्रांसफ़र का, सर ये इनको नहीं देना चाहिए अपना। उसकी एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए और थ्रू डीसी ऑफिस। उन्होंने मुझे एक अलॉटमेंट दिया, आई शुड गो टू डीसी ऑफिस, और वहाँ से मुझे वैलिडेट करके देंगे हाँ भाई ये प्लॉट फ्री है, डेवलप्ड एरिया में है, और या नहीं भी है, या इसका डेवलपमेंट उसके ऊपर कोई रिमार्क्स हो, और एक वारंटियर हो सरकारी इदारा जो अब हमारी पेशियां लगवा रहा है अपने दफ्तर में, हम उसको बता रहे हैं जैसे उनका इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इनको इसका, इन अदर वर्ड्स, इन सारे इस माफिया को आपने खुला छोड़ा हुआ है। और जब फंसते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना सर, बर्डन ऑफ प्रूफ, हमने एक और केस मेरा पर्सनल भी है, मैंने कई दफ़ा आपसे जिक्र किया, उसको यहाँ जोड़ना कोई इतना अभी वो नहीं है। यानी अब इस सारी चीज़ में भाग दौड़, जद्दोजहद, यानी विक्टिम भी हम हैं, एफर्ट भी हम लगाएं, टाइम भी हम लगाएं, पैसे भी हम लगाएं, लेकिन इदारों की तरफ से इस माफिया के ऊपर बराह रास्त कोई हाथ नहीं डाल सकता कि आपने ये लोग जो इतना शोर है, ये मसला कोई है भी या नहीं है, वो बिल्कुल चुप हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो सर ये एक बात है कि उसको जब अलॉटमेंट हो तो उसको एक कोई सर्टिफिकेशन, कोई वैलिडेशन, कोई एक छोटा सा मोहर, कोई सिग्नेचर कि हाँ भाई ये प्लॉट जो, क्यों कि एक किसी सरकारी इदारे ने ही वो उसका मैप भी बनाया है, वो मैप भी हम देखते रहते हैं, आप भी देखते रहते हैं, लेकिन सर वो
पता नहीं खला में है, हवा में है, कहाँ है, लेकिन वो जमीन पर नहीं है। ऐसे ही है ना सर, या मैं गलत कह रहा हूँ, या मेरी बिल्कुल ऐसे ही है, इंटरप्रिटेशन गलत है? यानी बिल्कुल मैंने ऐसे एक ही। चीज के पैसे दे दिए हैं, लेकिन उसका जमीन पे कोई वजूद ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात अब आ जाए, जो अगले रोज हम प्राइवेट उसमें भी बात कर रहे थे अपने ग्रुप में। सर, उसका एक जवाब मुझे कोई ये समझा दे मुझे कि अब वो पूछते हैं, या उनकी वकील साहिबा कहीं केस के हवाले से बता रही थी कि भाई आप जो हैं, ये किससे खरीदा है आपने, क्यों खरीदा है? सर, मैंने जैसे अपनी जिंदगी में कोई 30 साल हो गए एफएमसीजीज के साथ काम करते हुए, ठीक है। हमें भी लीगल इश्यूज होते हैं, हमें क्वालिटीज के भी प्रोडक्ट के इश्यूज होते हैं। अमरीक मैं बहुत सारी कुछ गुफ्तगू ऐसी यहाँ बैठ के कर सकता हूँ स्मार्टनेस दिखाने के लिए कि बहुत लंबी बात हो जाएगी। सर, आपकी ये जो प्रोजेक्ट है, ये मल्टी हाउसिंग सोसाइटी जो है, ये उसकी कस्टोडियन है। सेकेंडली, जो उसके सुपरवाइजर हैं, डीसी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, वो भी उसके उतने ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। अब अगर वो रियल इस्टेट वाला उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं आज जिस कंपनी के साथ मुंसलिक हूं, या माजी में जिन कंपनीज के साथ मुंसलिक हूं, हम ग्लोबली वो बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके ऊपर पूरा उसका कोड लिखा हुआ होता है कि भाई किस दिन बनी, क्या बना, और उसकी सारी डिटेल, उसकी बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी, फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी, कहां से गया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में से किस किस के पास से होता हुआ कंज्यूमर तक कहां से कैसे पहुंचा है, किस दिन की प्रोडक्शन है। तो अब इन जो कंक्लूड कर रहा हूं कि उसके कस्टोडियन जिस कंपनी का वो ब्रांड है, वो उसकी ऑनर है सर। वो चाहे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए कंज्यूमर के पास गया है, चाहे वो डायरेक्ट कहीं से गया है, जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, एंड ऑफ द डे जो ब्रांड के ऑनर हैं, और वो ब्रांड रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के दायरे में। मैं अगर आज नई प्रोडक्ट बनाता हूं, मैं आज 200 प्रोडक्ट बनाता हूं किसी भी कंपनी के लिए, या इससे पहले भी कोई बनाते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट जो होते हैं, वो गवर्नमेंट के एक खास इदारे के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, उनके पैरामीटर से रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी क्वालिटी रजिस्टर्ड होती है, उनके सारे स्पेक्स, उनकी सारी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, एवरीथिंग, बॉम्ब, सब कुछ रजिस्टर्ड होता है, ठीक है सर। अब हम इससे विड्रॉ कैसे कर सकते हैं कि जी ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, कि ये आपने वहां से खरीदा था, ये जाली था, वो भी प्रूफ करें फिर आप पहले तो ये कह दें कि अच्छा, मान रहे हैं कि ये वसीम साहब, ये आपने पैसे भी दे दिए हैं, लेकिन सर कोई पूछने वाला नहीं है, कल्प्रिट फिर भी नहीं है वो। इसमें मैं समराइज कर देता हूँ। बेसिकली आपने दो चीजें कही हैं। एक तो ये जो भी ये प्लॉट या अलॉटमेंट लेटर देते हैं, तो वो जो भी गवर्नमेंट इसको देख रही है, वो इसको जो है ना सर्टिफाई करे, उसके बाद बेच सकें, ताकि कोई बिल्कुल एक्स्ट्रा बिल्कुल, चीज उसकी जो है ना बेच जिम्मेदारी है। सके। ये बिल्कुल। सीडीए में हो गया है, तो हम भी बेसिकली अगर डिप्टी कमिश्नर तक ये आवाज पहुंचे, तो ये कहते हैं कि अलॉटमेंट लेटर जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वो बिकने से पहले आपके डिपार्टमेंट से वेट होने चाहिए, ताकि लोगों के साथ फ्रॉड ना किया जा सके, जैसे ये लोग करके बैठे हुए हैं। जी और सर। सेकंड जो आपने चीज की है, जिस तरह आपने प्लॉट खरीदा है तो आप बेच सकते हैं, मैंने खरीदा है मैं भी बेच सकता हूँ। सोसाइटी को कोई हक नहीं है कहने का कि आप आके हमसे खरीदें, आप जायद से ना खरीदें या वसीम साहब से ना खरीदें। जी सर। हमारे पास उन्हीं की प्रोडक्ट है और वो हम बेचने का जी। पूरा हक रखते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। और तीसरी चीज जो आपने कही थी कि जमीन अगर ना हो तो क्या ये लोग बेच सकते हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। जी सर, ये बेसिकली प्लीज। जो डॉक्यूमेंट है सर, ये इनके बाय लॉज हैं। मैं सबसे पहले जी टॉप सर। पे दिखा देता हूँ ये है क्या चीज है, फिर मैं अपने जी स्पेसिफिक सर। पेज पे आ जाता हूँ। थैंक यू। ये देखें जी, ये जो मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बायलॉज हैं, ये 2005 में इन्होंने बनाए थे। ठीक सर। है। इनके बायलॉज क्या कहते हैं कि ये प्लॉट बेच सकते हैं बगैर खरीदे या नहीं बेच सकते। सर। तो मैं आपको ये जरा पेज दिखा देता हूँ पहले। ये अगर आप जाएं तो इनका जो है ना, एक चैप्टर आता है ऊपर सर। बिजनेस रूल्स के नाम से। बिजनेस जी रूल्स जी। इनका पॉइंट नंबर 41 है। और जी सर। 41 के अगर आप पॉइंट नंबर 2 में चले जाएं, ये पढ़ा जा रहा है। जी, बिल्कुल पढ़ा जा रहा है। The society will arrange land for the colony and develop it. The land will then be allotted to the members of the society. बहुत सर क्लियर हो गया ना इस एक जुमले में, कि वो लैंड एक ही जुमले खरीदेंगे, में। उसको डेवलप करेंगे, और फिर अलॉट करेंगे। जी। देखिए इसमें यानी कि आपको एक ही जुमले में जवाब मिल गया
कि ये बगैर लैंड एक्वायर किए जो है जमीन बेच नहीं सकते। तो अब आप मुझे ये बताएं, जो जब आप जाते हैं वो कहते हैं हमने लैंड एक्वायर नहीं की और आपको जी बेच सर, दी है, मैंने तो सवाल, मैं आप तो मुझे यही, क्या कहेंगे कि क्या ये मतलब अपने जो बाय लॉज हैं 2005 में, जो इनके अपने ही मुरतब करदा है, हमने नहीं लिखे, ये इन्होंने खुद लिखे हैं, जी तो क्या ये जो है इन बाय लॉज के मुताबिक काम कर रही है सोसाइटी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, उनको पता ही नहीं है, ना लोगों को पता है, और ना लोग इतनी माशाल्लाह कोई अंग्रेजी वगैरह जिनकी कमजोर होती है हमारी तरह। और ये तो बहुत बात की बातें हैं, बाय लॉज वगैरह, वो इसकी भी इंटरप्रिटेशन कुछ दूसरी करके दिखा देंगे। वो कहेंगे जी हमने कोशिश की थी, हमारी नेगोशिएशन हो गई थी, जो मुझे जो काउंटर पे जो बंदा बैठा था या जो कहीं ऊपर गए थे, मैं उनको जानता नहीं हूँ। वो कहते हैं कि जी वो तो बाद में हमने इनको पेमेंट भी दे दी थी, उस ब्याह पे हम लैंड जो है ना गुड फेथ में ले लेते हैं। और फिर भाई गुड फेथ में ले लेते हो, उसका नक्शा कैसे पास हो जाता है जब तक उसका पोजीशन आपके पास नहीं आता। नक्शा आप बना लेते हो, सरकारी इदारे नक्शा पास भी कर देते हैं, कमाल है सर, उनको भी आफरीन है। और आप एक हवा में एक नक्शा भी पास कर देते हो, उसका प्लॉट का नंबर भी है, उसका लेटर भी आप बना लेते हैं और लेटर दे भी देते हैं। उस लेटर के अगेंस्ट आप उस बंदे से जो है ना डेवलपमेंट के चार्जेस भी ले रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। और जब वो जागता है 10 साल के बाद, तो तब उसे पता चलता है कि नहीं यार, ऐसी तो कोई चीज सिरे से वजूद में ही नहीं है अभी है, और मैं एक कागज का टुकड़ा है बस मेरे पास, जो मेरी दिल की तसल्ली है कि यार मेरा ये प्लॉट है कोई, जबकि प्रैक्टिकली वो कुछ भी नहीं है। सर मतलब एक्चुअली बाय लॉज में तो खैर वो जो है उसके मुताबिक तो वो बेच नहीं सकते, बाकी वो कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर लें उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं उनको सर अब मल्टी का ना आपको मैं एक आपको न्यूज़ भाई लेटर, एक साहब, न्यूज़ भाई लेटर साहब में। मुझे भाई साहब मुझे 1 मिनट दे दीजिए सर। ये सारी बातें, बायलाज और ये सारी चीजें ना सर, ये काम जो है, मैं कमिंग बैक टू, चले मान लेते हैं कि यार इनका तो काम ये है ना, इन्होंने 2 नंबरियां करनी है। सर जो इनको सुपरवाइज कर रहे हैं उनको तो पता होना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी मैं वो मौजू पे जरा उस तरफ जानबूझ के जाना नहीं चाह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो अलॉटमेंट या ट्रांसफर लेटर, जो इनिशियल डॉक्यूमेंट है किसी कस्टमर को जो दिया जाता है अगेंस्ट द पेमेंट जो भी है या बुकिंग, सर वो उसकी कोई वेरिफिकेशन होनी चाहिए डिप्टी कमिश्नर के या कमिश्नर के या किसी सरकारी इदारे से कि हाँ भाई इसका, चाहे उसकी फीस ले लें भाई आप, जहां लाखों रुपए दे रहे हैं उसकी भी 10,000 फीस ले लें कि हाँ भाई इसका प्लॉट है, ये खाली पड़ा हुआ है, ये अंडर डेवलपमेंट है, ये नक्शे के मुताबिक, और ये नक्शा वैलिड है, फला नक्शे का नंबर है, उस नक्शे के तहत ये इस ब्लॉक में फॉल करता है, अभी ये डेवलपमेंट में है। उसकी कुछ तो गारंटी दें, लोगों को पता ही नहीं होता है, लोग इनके जो इर्द गिर्द जो बिल्डिंग होती हैं, मुझे याद है कि जब मैं अभी स्टिल आई वाज इन सऊदी अरेबिया 2015 में, 2016 में, या जहाँ कहीं जब था, तो मैं ये 20-17 के बड़े ऐड देखता था सर, और इनका जो मेन गेट है ना, और उसके अंदर फुवारे, घर, गार्डन, ये वो, तो मैं बड़े खुश होते थे हम सऊदी अरब में बैठ के अपने बच्चों के साथ कि यार ये तो कोई बड़ी अच्छी जगह हमने कहना चाहिए ना समझदारी में भी बड़ा अच्छा काम कर लिया है हमने, शायद कल हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छा काम हो जाए हमारे। ये तो यहाँ आकर पता चला कि नहीं भाई, ये तो खुला एक ख्वाब ख्याल था। वो मिट्टी से के ढेर जैसे बच्चे बनाते हैं ना, वो समंदर पे हमारे यहाँ कराची में, वो उसका एक है वो दिल, उन घरौंदों खुदा की ने तरह था। आपको सुहाने ख्वाब दिखाए और वो ख्वाब बिल्कुल, कहीं ना बिल्कुल, 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 कहीं जो है बिल्कुल वो। सुहाने। और मतलब हमारी उम्र का आदमी जिसने पूरी दुनिया, जैसे मैं बार-बार रिपीट करता हूँ, अपनी उम्र को और अपनी मैच्योरिटी को झाड़ने के लिए, कि वो उसको भी चूना लगा देते हैं। सर ये उनसे भी बड़े हैं। इनकी सर ख्वाब मैच्योरिटी का चीज ऐसी लेवल, होती है, बेसिकली वो प्रॉपर्टी तो नहीं, ख्वाब बेचते हैं, और ख्वाब तो हमेशा हसीन होते हैं बिल्कुल, देखने बिल्कुल, में। बिल्कुल, बिल्कुल यही है, बिल्कुल। नहीं, अब मैं तो आपको ऑन ए सीरियस नोट, ज़ाहिद भाई, मैं जो आपका एक अगला सवाल है, और अज़ान भी हो गई है हमारे यहाँ इशा की, तो मैं आपको बस एक चीज़ बताता हूँ कि सर नुकसान क्या हुआ है। बहुत सारी बातें, हम बहुत लंबी बातें कर सकते हैं, नुकसान क्या हुआ है। ये साजिद आ गए मेरे सामने। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम सर, माजरत के साथ मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो नेट का भी नहीं, चल कोई बात नहीं, आपको मेरा सलाम है। अच्छा, रहा। वालेकुम सलाम। साजिद भाई से बहादुर तो शायद ही कोई शख्स हो सकता है, और अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। और जब इन्होंने अपने बच्चे का वो लगाया था, तो मुझे बहुत, मेरा दिल जो है ना, एक तरह से, मैं ओवरऑल एक सेंटिमेंटल आदमी हूँ, आपको मेरी मैसेजेस से भी पता चला होगा। ठीक है, तो क्या करें सर, अब दिल है ऐसा ही है, पर्सनालिटी ऐसी ही है। अच्छा, तो साजिद भाई, एक कहते हैं ना अपना, कि नुकसान क्या होगा।
सर जी मैंने 2008 में लिया ये अपना प्लॉट। भाई अगर ये मुझे 2011 में दे दें, 12 में दे दें, 13 में दे दें, 14 में दे दें, 15 में दे दें सर, 2008 के बाद 7 सालों में मुझे दे दें, ठीक है, मेरी पोजीशन में आ गया तो उसकी वैल्यू दूसरी होती। ठीक है सर, मैं ओवरसीज काम कर रहा हूँ जाहिद भाई, मेरे लिए उसको थोड़ी थोड़ी किस्तों में घर बनवा के तैयार कर लेना मेरे लिए तो कोई बहुत आसान काम था उस जमाने में। हो सकता है उस जमाने में ये मेरा 30/60, हाँ वो क्या होता है आपका 7 मरले 7 बनते हैं या 8 शायद, मरले तो जी यहाँ का जी मरला सिस्टम भी नहीं होता है। ठीक है सर, वो प्लॉट अगर मैं बनवाता उस जमाने में तो शायद मैं ग्राउंड फ्लोर और ये सारी चीजें 25-30 लाख में अच्छा घर एक रहने के लिए कभी आते बाहर से और हम वो बना लेते वो, और उसकी आज वैल्यू भी सोच लेते कि आप कितनी होती। ठीक है, तो एक हमारी इन्वेस्टमेंट किसी काम में आ जाती है, हमारा सर पे एक घर भी होता। नाउ वो तो है नहीं, वो अभी भी वहीं का वहीं है। ठीक है, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने यूनिवर्सिटी भी पढ़ ली, अब बच्चों को भेजना है बाहर, बच्ची भी बड़ी हो गई है, कल उसकी कोई रिश्ता होता है, कोई शादी की बात चलती है, तो हमने तो यही सारी चीज़ें सोची थी। मिडिल क्लास आदमी यही सोचता है कि यार बच्चे अगर बाहर जाएंगे तो हो सकता है इससे हमें कोई सफिशिएंट अमाउंट हमें मिल जाए और हम जो हैं अपने बच्चों को बाहर भेज देंगे उनकी एजुकेशन के लिए, और बच्ची की अगर कोई अच्छी तालीम या उसका कोई रिश्ता आता है तो उसकी उसको उसको उसका शादी ब्याह कर देंगे उसका। सारे मिडिल क्लास लोग इसी तरह सोचते हैं, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अब एक बात इसमें मैं और आपसे बड़ी ऐड करना चाहता हूँ। जब मैंने परस्यू करना शुरू किया ना सर इनको 2000 वापस आने के बाद, जब से मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मेरे पास बेशुमार एजेंट हैं सर, आपने प्लॉट बेचना है, जिनको मैं कभी जानता भी नहीं हूँ, आपने प्लॉट बेचना है। मुझे इतना मजबूर किया कि देखें सर जी अभी तो उसमें बहुत काम होना बाकी है, अभी ये है आप ये काम करें। मैं इसकी वजह भी बताता हूँ कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली। अच्छा, मैंने एक दिन ना अपना जाहिद भाई कोई 2 साल 2.5 साल पहले मैंने फैसला किया, मैंने कहा यार और कुछ नहीं, घर नहीं मिला कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे एक अपना घर भी दिया है और भी एक दो चीज़ें हैं मेरे पास, तो शायद उसका इत्मीनान हो मुझे। ठीक है, ये इस पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए लिया हुआ था ये प्लॉट। अच्छा, अब अगर ये मैं घर उस वक्त बना लेता तो मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक मुझे ये कम से कम आज उस एरिया में घर जो है वो कोई 2 करोड़ रुपए का तो होगा। साजिद भाई ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ठीक है साजिद भाई। अच्छा, मुझे ऑफर करते हैं 50 लाख की, 52 लाख रुपए की, ये मैं आज से 3 साल पहले कह रहा हूँ, और बहुत मुझे इंसिस्ट किया जाता है। अच्छा, मैं ऑलमोस्ट इसको जो है ना डिसाइड करने वाला था कि यार चलें छोड़ें, जान छोड़ाएं। बच्चों को मैंने कहा कि यार चलो और कुछ नहीं बेटा, जिंदगी भर 1300-1500 सीसी गाड़ी चलाई, अब तुम जरा एक बड़ी गाड़ी ले लो, कुछ और पैसे डाल के एंजॉय करो, कुछ एक चीज तो जिंदगी में एंजॉय करो। तो खैर बच्चों ने मना कर दिया आखिरी वक्त में, उन्होंने कहा नहीं डैडी हो सकता है ठीक हो जाए। चलें, बच्चों की फिर बात मान ली। लेकिन सर 16 साल गुजार के अब बच्चे यूनिवर्सिटी से भी फारिग हो गए, बच्ची भी यूनिवर्सिटी से फारिग हो गई। आज हमें हमारी अपनी उम्र इतनी हो गई कि हमें नहीं पता कि हम जॉब में कितने पीरियड के लिए और हैं। हमें वो जो इनसिक्योरिटी जो हो रही है हमें मुझे, और जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं बच्चों के हवाले से, घर के हवाले से, वो मुझे बहुत टीज करती हैं, मुझे बहुत परेशान करती हैं। अगर आज मुझे वो सहारा होता, मेरे पास इतने पैसों की कोई होती जो मेरे लिए, मेरा ऑलरेडी अपना घर है, अल्लाह का बहुत करम है, लेकिन मुझे अगर ये पैसे मिलते और ये वैल्यू मेरे पास होती, मेरे हाथ के अंदर होती, तो सर मैं, अच्छा दूसरे ये कि मैं इसको किराए पे दे रहा था। अब मैं रहता हूँ लाहौर में, मेरा घर है कराची में। ठीक है, तो मैं यहाँ जो रेंट देता हूँ उसका, वो तो मेरा डेड मनी है, पिछले 6 सालों से दे रहा हूँ। मैं साल का कोई ठीक ठाक अमाउंट जो है ना वो देता हूँ। अगर मेरा घर बना हुआ होता, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही होती, और मैं वहां पर उसको रेंट आउट करके मैं यहाँ रेंट दे देता जहाँ मेरी जॉब है। तो सर अब ये सारी मिडिल क्लास गरीब जी, लोग बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। और ये मल्टी वाले क्या करते हैं, ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, मतलब ये किस तरह ख्वाब दिखाते हैं। नहीं नहीं, ये मेरी बेसिकली जाहिद भाई एक बात उसको छोड़ दें। मैं फिर ये सोचता हूँ कि जो प्लॉट मुझे किसी ने बताया कि भाई इनके अंदर ग्रुप हैं, इनके लोगों के मखसूस लोग हैं, आप उनको अप्रोच करें
और उनको 1-2 लाख रुपए दें तो आपको अल्टरनेटिव जो प्लॉट है ना किसी बेहतर जगह पे मिल जाएगा। उन लोगों ने भी मुझे बहुत फॉलो किया, लेकिन क्योंकि मैं अपनी प्राइवेट जॉब की वजह से बहुत बिजी होता हूँ, तो और बच्चों की वजह से जब उन्होंने डिनाई कर दिया कि भाई अभी नहीं बेच रहे, तो मैंने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरी ये समझ में नहीं आता कि जो समझ में तो आ गया, आपने बता भी दिया, बाकी भाइयों ने भी बता दिया कि भाई वो प्लॉट, वो जो भी पेपर पे जो भी उसकी हैसियत है, वो जनाब आपसे मुझसे 50 लाख का खरीद रहे हैं या 45 लाख का खरीद रहे हैं। वो रातों रात जो है ना ट्रांसफर हो जाता है किसी ऐसे अच्छे सेक्टर में, अच्छी जगह प्लॉट के साथ, ठीक है। उसमें आपका एजेंट और G8 का जो अमला है और जो उसकी इंतजामिया है, वो उसी प्लॉट को, जो प्लॉट की वैल्यू अगर 90 लाख 1 करोड़ है, वो रातों रात उसको एक डील में वो वहां वो ट्रांसफर करा लेगा, थोड़े पैसे आपस की मिली भगत से। और वो प्लॉट जो मुझसे इन्होंने 40-45 लाख का खरीदा है, या 40 लाख का, या 35, जैसा उसको डरा धमका के ब्लैकमेल करके कि यार इसका कुछ नहीं होना अभी फ्यूचर में, वो उठाकर उसको जनाब 1 करोड़ का भेज देते हैं आगे। ये आज तक हो रहा है। ये साजिद भाई इसकी ज्यादा तायद कर सकते हैं, जी बिल्कुल सर, या वो रिव्यू हो रहा है। उनका एक तरीका वारदात है बेसिकली कि आपसे सस्ता खरीद लेंगे, उनके पास खाली प्लॉट पड़ा होगा और वो अल्टरनेट अपने मनपसंद डीलर को दे जी, देंगे। और वो प्लॉट जो है जी 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 और वो बैठे बैठे उस पर जी सर, 40-50 लाख एक दिन में कमा लेंगे, लेकिन वो आपको नहीं देंगे जब तक आप बिल्कुल मतलब कोई हमें नहीं देंगे, रिश्वत हमें नहीं नहीं देते देंगे। उन्हें बेसिकली। तो रिश्वतखोरी का भी उन्होंने एक जी, बाजार नहीं, गर्म अगर किया हुआ है रिश्वत दे और भी दें ना, रिश्वत दे भी दें तब भी काम नहीं होगा, तब भी वो ये वाला प्लॉट नहीं करेंगे, ये जो उन्होंने छुपा छुपा के रखे हुए हैं ना, ये जो वहां पर उन्होंने जो कितने प्लॉट है, हमें तो नहीं पता कि कौन सा पोजीशन है, कौन सा किसके नाम है, ठीक है। लेकिन वो फौरन उनको वहां से प्लॉट भी निकल आएगा जिसपे फौरन कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, और वो 40 लाख वाला प्लॉट जो है ना, उसके बदले में दूसरा जब मिल जाएगा तो वो 1 करोड़ वाला प्लॉट उनके पास चला जाएगा, उस बंदे के पास। इससे तो मुझे यही समझ आता है कि ये जो ये है मतलब मैनेजमेंट की सरबराही में जो है एक गलत काम हो रहा है। और ये अभी से नहीं हो रहा, जब से चौधरी अब्दुल बिल्कुल मजीद थे तब से अपनी सरबराही में, बल्कि मैनेजमेंट जो है बिल्कुल अभी ऐसा ही है, मैनेजमेंट है, इसको भी सरबराह तो वही बिल्कुल है बेसिकली, वही पीछे खड़े हुए हैं और वही इनके लिए इलेक्शन में वोट भी मांगते हैं बिल्कुल चौधरी ऐसा अब्दुल ही है, मजीद। तो बिल्कुल इससे ये ऐसा ही समझ है। आती है कि ये जितना भी करप्शन और दो नंबरी हो रही है सिर्फ अपनी सरबराही में ना सिर्फ हो रही है उनके, बल्कि वो करवा रहे हैं, फील ऐसा होता है। वरना तो आपके अंडर कोई गलत बिल्कुल काम ऐसा ही हो है रहा है सर, तो उसको रोकना इसमें कोई मसला नहीं है आपके लिए। कुछ भी तो नहीं था चलिए अगर इसमें आपकी नीयत अच्छी होती। मैं कल किसी से बात का जवाब दे रहा था ग्रुप्स में, तो मैं ये कह रहा था कि भाई अल्लाह ताला ने, हमारे दीन ने हमें कहा है तिजारत करें। सर तिजारत में बड़ी बरकत है, अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे, अल्लाह ताला, हो सकता है आप भी बहुत करोड़पति अरबपति बन भी जाएं, कोई बात नहीं है, आप इंजॉय करें, हलाल खाएं। लेकिन अगर आपने यही काम जारी रखे, तो याद रखें कि ये ज़िंदगी जो है वो 70 साल, 75 साल, 65 साल, यही ज़िंदगी है ना सर। और इंसान का दुनिया से उसका सफ़र ख़त्म हो जाता है, जो मोहलत अल्लाह ताला ने हमें दी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अब आप, अगर आपके अंदर ज़रा सा भी ईमान है और आप अपने आप को, हम मुसलमान कहते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर ज़रा सी भी अगर ईमान की रमक बाकी है किसी भी इंसान के अंदर, तो वो तो ये काम नहीं करेगा, उसको तो कब्र से भी डर लगेगा, उसको तो कल मैंने एक हदीस भी शेयर की थी कि किसी ने अगर आपकी 1 गज़ भी ज़मीन आपकी रखी है, तो 7 ज़मीनों के अंदर जो है ना उसको दफना, नीचे उसको धंस देंगे अल्लाह ताला। और बस दूसरी चीज़ वही एक और है कि मैं बस एक चीज़ और कोट कर दूं, बाकी इनको अल्लाह ताला हिदायत देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, जो इनके नसीब में है हिदायत तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो बस हम दुआ करने को तो, अब जाहिद भाई दिल नहीं चाहता, मैंने कल भी एक मैसेज में कहा था, अल्लाह ताला इनको घर की कर दे सर। अगर आपने किसी मासूम लोगों को दरबदर किया हुआ है, साजिद भाई जैसा बच्चे भाई हमारा, अपने पता नहीं कहाँ से पैसे करके बेचारे ने लगाए होंगे, या हमने भी लगाए होंगे, या कोई और लोगों ने भी लगाए होंगे, वो बहन है लाहौर से, तो वो रोती हैं, जब उनकी गुफ्तगू शुरू होती है तो रोना शुरू कर देती हैं। तो सर उनका बहन से मेरी, मैं बहन को अपनी ये कहना चाहता हूँ कि आपका रोना जो है ना वो ज़रूर एक दिन जो है ना, एक दिन जो है ना वो रंग लाएगा, और आपके जो आंसू गिरे हैं ना दिल से, वो इनको जहन्नम में दाखिल करेंगे, और ये जीते जी भी देख लेंगे। और जो उसके बाद
कब्र में और रोज़े हशर में जो इनका अंजाम होगा ना सर, वो इबरतनाक होगा इंशाअल्लाह। ये तो मतलब इस तरह के तो बहुत सारे हमारे पास मतलब इफेक्टिव्स हैं। जिस तरह अपन बहन का जिक्र कर रहे हैं, एक और हमारी बहन है, वो बेवा है बेसिकली, और जी उनको पैसे भी चाहिए, लेकिन आपके सामने है क्या सूरत हाल है। और इस सूरत हाल को देखते हुए भी जब कुछ लोग जो है ना मल्टी के ऑफिस में जाते हैं, मुझे अभी पता चला है कल परसों एक बंदे की मुझे कॉल आई थी, वो बता रहे थे उनका भी नॉन पोजीशन प्लॉट है। वो जब गए तो उन्होंने पूछा जी फेसबुक पे मतलब आपके खिलाफ जो है कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि आपने प्लॉट नहीं दिया। तो उनका जवाब ये था कि वो लोग हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं और वो सिर्फ हमें बदनाम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा वसीम साहब, आप भी इफेक्टी हैं, तो आपने कभी इससे पहले कभी सुना कि कोई इलेक्शन होता है या उनके खिलाफ आप कोई इस तरह की कैंपेन चला रहे हैं, या आपका वाकई सर, जन्म? मैं आज मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करके देख लें, ये लोग मुझे जानते हैं, मेरी शक्ल को जानते हैं आप, और मैंने जो सर मैं बातें की हैं, मुझे किसी भी, मैं वकील नहीं हूँ, मैं एक आम फहम का बस ये कि एजेड आदमी हूँ, और एक कुछ थोड़ी बहुत दुनिया देखी है मैंने, और कुछ जहन काम कर रहा है अभी तक। तो मुझे किसी, मैं तो कहता हूँ मुझे कमिश्नर, वो तो मेरी, जाहिर है कि जॉब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जाहिर भाई, वरना मैं आपके साथ खड़ा होता अगर मैं इस्लामाबाद में होता तो, और मैं बताता उन उन लोगों को भी। और जो मैं अक्सर कभी प्राइवेटली आपसे कहता हूँ ना कि मुझे उस ऑफिस के माहौल का बहुत अच्छा पता है। मैं बचपन से देख रहा हूँ कि मेरे दादा ने कैसे अपना केस परस्यू किया, फिर मेरे फादर ने 42-43 साल लड़े, फिर 10 साल से मेरा बड़ा भाई लड़ के अब वो रिटायर्ड भी हो गया है। तो गवर्नमेंट के दारों से कोई खैर की उम्मीद नहीं है, लेकिन वो जो मैं कहा करता हूँ, और कोई रास्ता नहीं है सर, इस हुज्जत को, जद्दोजहद को चलाएंगे। अगर हम जीत गए इंशाल्लाह, जो जीतेंगे, उम्मीद हमें रखनी चाहिए, तो बाकी भाइयों का भी भला हो जाएगा। अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, हमारा कम अज़ कम अपना ज़मीर जो है वो मुतमईन होगा कि यार हम सच्चाई के लिए, अपने हक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की थी, और जो भी तरीका हमारे पास मौजूद था उसके ज़रिए की थी। हम ये नहीं कहते कि हम पत्थर उठा के G8 पे मारेंगे या फलां करेंगे, वो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम बस ये करेंगे जो हमारा जो कानूनी रास्ता हमें नज़र आया है, जो हम भाइयों का आपस का इत्तेहाद है, हम बस यही कोशिश करते रहेंगे। और अगर नहीं, जैसे कि होता है, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी उम्मीद कायम रखनी पड़ती है, अपने बच्चों को मायूस भी नहीं करना, जूनियर्स को। अल्लाह ताला बस आसानी करे। लेकिन सर, बहुत दुख की बात है, इस पाक सरजमीन के नाम पर हमने बड़ा कुछ किया। अगर यही इन्वेस्टमेंट, मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ मैं, कि ये इन्वेस्टमेंट मैं किसी और मुल्क में भी कर सकता था, पाकिस्तान से बाहर। ठीक है सर, यही इन्वेस्टमेंट मैं दुबई में भी कर सकता था। उस जमाने में मेरे पास पैसे थे, मुझे ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट थे। मेरे साथी ने, मेरे कजन ने दुबई में एक फ्लैट लिया था ऐसे। ठीक है, और जब वो फॉल आया था तो लोगों ने सस्ते जिनके थे वो ट्रांसफर करा लिए थे। आज में होता तो मैं कम से कम कोई, शायद कोई, मैं 4-5 लाख रुपए का मंथली रेंट मुझे मिल रहा होता, अगर मैंने वहाँ एक आम से इलाके में भी मैंने वो इन्वेस्टमेंट करके वो ले ली। तो सर, ये हुकूमत के सोचने की बातें हैं कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती। सर, आपके अपने मुल्क के लोगों की, आपके पाकिस्तानी शहरियों का इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। ठीक है सर, गरीब लोगों की। तो आप क्या समझते हैं कि आपके मुल्क में कोई बाहर से करोड़ों डॉलर ला कर लगाएगा, और आपके जो बाऊ लोग हैं वो उसके साथ जो कुछ हशर नशर करेंगे, और करप्ट माफिया उनको ब्लैकमेल करेगी और खुली घूमती रहेगी। इनके खिलाफ कोई FIR, कोई है, कोई कार्रवाई हुई है इनके खिलाफ? ये बता दीजिए। लोग रो एफ रहे हैं आई ना। आर FIR तो बहुत सारी हैं, लेकिन कार्रवाई फिलहाल अभी तक सर, मतलब नहीं हो चल रही रही ना। है वक्त। वो सर नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। मैं उसकी वजह बताता हूँ, लेकिन वो मौजू नहीं है अगेन। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो थोड़ी सी निशानदेही करके आगे चला जाता हूँ। जी सर, जी वो श्योर। वो जानबूझ के ऐसा होता है कि उस फला को क्रिएट रखा जाता है। हमारे मुल्क में सर एक सिस्टम होता है जाहिद भाई, और मैं क्योंकि अंदरूनी सिंध से मेरा ताल्लुक है, और मैं, हमारे यहाँ एक पंचायत पंजाब में दूसरी तरह से होती है, सिंध में दूसरी तरह से होती है। सर, वो अगर कोई मामला पड़ जाए लोगों के दरमियान में, रैयत के दरमियान में, वडेरे की उसके अंदर, तो वही जो जालिम वडेरा है, या जो भी जिसका सरपरस्ती, जिसके बंदे ने वो जुल्म किया है, बंदा मारा है या जमीन पे कब्जा किया है, वही बंदा जो है ना, उस कोर्ट का, उस पंचायत का हेड भी बन जाता है, और ये सब लोग मिलके उसको पैसे भी देते हैं। ठीक है, हालांकि वो, उसका बड़ापन तो ये होना चाहिए कि वो मजलूम का बगैर किसी
कुछ के उसका साथ दे, 1 मिनट में इन्वेस्टिगेशन करके। इतने बड़े बड़े एमएनए होते हैं, एमपी होते हैं। तो सर यहाँ बात यह है कि अगर ये उनके साथ जो मैं कहता हूँ कि टिल्ड ना हो इनका, इनके ऑफिस का उनकी तरफ, और उनके लिए अब वो मैं और बात कहना नहीं चाहता, अगर इनका ये उस सारी कार्रवाई का हिस्सा ना हो तो सर ये आराम से कैसे सो रहे हों। 5,000 लोगों को प्लॉट नहीं दिया आपने, ठीक है, और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई एफआईआर, आज खुद कोई ना हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े कानूनदान हैं लोग, मैं कहता हूं कि सर मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट थी कि सर आप प्लीज एक क्या होता है सो मोटो ले लीजिए ना सर, हमारे ऊपर एहसान कीजिए, हम भी इस पाकिस्तान के मजलूम शहरी हैं सर, हमें बताइए हमने गलत क्या किया। मैं उन सबसे पूछता हूँ, मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से भी पूछता हूँ, मैं जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब फाइज ईसा साहब से भी पूछता हूँ, और जो और मुतालिकीन ताकतवर लोग हैं इस मुल्क में, मैं सदर मुमलिकत जो मेरे अपने सिंध के हैं आसिफ अली जरदारी साहब से भी मेरी ये मोतबाना रिक्वेस्ट है कि साईं हमें बताएं कि हमारा पाकिस्तानी होना इतना बड़ा जुर्म है हमारा सर, कि हम हमारे बच्चों का एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट हम सेव नहीं रख सकते। फिर यही है ना, बच्चे जो बड़े होते हैं वो कहते हैं सर हमें जाने दें मुल्क से बाहर, तो आपका इमेज क्या है, बूढ़े माल लोग यहाँ रह जाएंगे। मुझे जो कल का नजर आता है, पर्सनल सिनेरियो बताता हूँ, जब उनका इस मुल्क में के किसी निज़ाम पर, किसी चीज के ऊपर, इंसाफ के किसी प्रोसीजर पे उनका कहना चाहिए कि एतमाद ही नहीं रहेगा, वो कहेंगे जी जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमें काम आता है, उनके उन बच्चों के दोस्त पूरी दुनिया में चले जा रहे हैं, माइग्रेट ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस मुल्क में, सर वो भाग जाएंगे यहाँ से, चले जाएंगे यहाँ से, हम बूढ़े यहाँ मरने के लिए रह जाएंगे, ठीक है। और ये सब क्या है, ये उस जुल्म का तसलसल का उसका मंतकी अंजाम है। तो मेरी इस मुल्क के बड़े साहिब इक़्तिदार लोगों से, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से, और बाकी दीगर लोगों से भी दरख्वास्त है कि खुदारा थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिए, गरीब मजलूम लोगों की इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा ख्याल कीजिए, वो दरबदर हो रहे हैं, ठीक है। और बस और मैं क्या कह सकता हूँ, ये ना हो कि उनकी बद्दुआएं जो हैं वो कुछ और रंग ले आए सर, बस मैं और क्या कह सकता हूँ सर। इसमें एक चीज और छोटी सी है कि आपको ज़ाहिर है पिछले 16 साल से जो है पोजीशन नहीं मिला, इसमें एक करेक्शन है, आपने ये कहा था कि ए बी सी और शायद रेडी हो गए और डी रह गया। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं, अभी जब हम बैठे हुए थे, मैं आपके सामने खुद बैठा हूं, मेरा सी ब्लॉक में प्लॉट है, मुझे सी ब्लॉक में भी नहीं मिला। तो ये परसेप्शन कि ए बी सी पूरे हो गए ये भी नहीं है, बल्कि हमारे पास जो लिस्ट है उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ए और बी से हैं और उन्हें भी अभी तक प्लॉट नहीं मिले। तो ओवरऑल इनका देखा जाए तो ए ले लें, इनका बी ले लें, सी ले लें, B1 ले लें, C1 ले लें, डी तो पूरा ही तकरीबन नॉन पोजीशन है, E F G, यानी कि कोई इनका ब्लॉक ऐसा तो नहीं है। शाहिद भाई मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, जाहिर है कि जितना डिटेल में आप जानते हैं, मकामी हैं, आप देख रहे हो उसको। मैं तो बाहर से आता था, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए इस्लामाबाद में आया हूँ, मौका मिला तो वो भी 1-1.5 घंटा निकालना भी बड़ा मुश्किल होता था हमारे लिए कि हम और दफ्तर चले जाएं, तो बहुत मैंने खुद आके देखा, दूसरा कोई आदमी क्यों परस्यू करेगा। और मैं आपकी एक बात जो अभी आप कह रहे थे जब लाइव जाने से पहले, मैं उसकी भी थोड़ी सी तस्हीह कर देता हूँ, और बाकी अपने भाइयों के लिए भी, आपके लिए, और वो सारे भाई जो इस जद्दोजहद को लेके जिन्होंने इनिशिएट किया है और जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको सर आप सबको सलूट करता हूँ। और आपकी जो आपका जो खुलूस है, आपकी जो मोहब्बत है, और आपका जो एफर्ट है, सिंसियर एफर्ट, सर उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर किसी को शक शुबा है तो वो आपसे उनसे कहें कि आपसे बात ना करें, मैं तो बहुत पीछे हूँ, बाहर होता हूँ, मुझे बताएं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये काम करना क्या होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन करना आसान की बात नहीं है। मुझे वो बच्चे मसरूफ होते हैं, वो जो एफिडेविट की कल बात हुई थी, सर कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ती है, पाकिस्तान में कोई काम आसान नहीं होता। वो फ्राइडे निकल गया, मैं सैटरडे को पहुंच गया, और जो 4 बैंक है मेरे ऑफिस के करीब, मैंने बच्चे को भेजा एक कि यार ये बनवा के ले आओ, ये इसकी सॉफ्ट कॉपी ले जाओ, उसका प्रिंट निकाल लो। सर 3 बैंकों में से जाहिद भाई वो नहीं मिला, 3 बैंकों से वो नहीं मिला, सही है। फिर बच्चे को कचेरी भेजा, और उसने उसको
उसके पास वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थी, उसने कहा भाई मुझे तो टाइप करना पड़ेगा, ये समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो उसने पूरा टाइप किया, उसने जो है ना 600-700 रुपए 500 रुपए जो भी लिए उस, ठीक है, और फिर उसने उसको नोटरी कराया 200-250 रुपए उसके लिए, और वो बच्चा कम से कम गर्मी में मेरा ख्याल है 2.5-3 घंटे के बाद आया है वो सारा काम करके। तो यहाँ एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ये बहुत, जब खुद काम करेंगे ना ये सारे लोग, जैसे अभी कह भी रहे हैं कि शामिल हो जाएं और हम घर में बैठे रहें, नहीं सर ऐसे नहीं होता। वो एक अलग मौजू है, किसी दिन ग्रुप बनाएंगे तो वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे वो सब्जेक्ट भी। तो सर एक डॉक्यूमेंट जनरेट करने के लिए ना इतनी तगोदो और इतनी मेहनत करनी पड़ती है। चीज आएगी कि आप एक पूरा केस जो है वो एक कमिश्नर साहब के, बाबू साहब के दफ्तर में लड़ें, वो और इतनी बड़ी माफिया के खिलाफ लड़ें, इट्स नॉट इजी। जिनको अगर ये कहीं दिमाग में ये बात समझ में नहीं आती तो सर वो प्लीज मुझसे रब्ता करें प्राइवेटली, सो आई विल रिप्लाई टू देम। चलें, जज़ाकल्लाह सर, आपने अप्रिशिएट किया। बहरहाल एक कोशिश है, टूटी फूटी है, जैसे भी है, नहीं मतलब नहीं सारे लोग कर रहे हैं, मतलब हमारे हाथ में इतना ही कर सकते हैं। तो जाहिद भाई, जितनी आपकी गुंजाइश है ना, इंसान की कैपेसिटी होती है, जितनी इंसान के अंदर ताकत होती है, जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, जितनी ताकत है उसके मुताबिक इंसान काम कर लेता है बस। और अगर उसके बाद नहीं होता तो बाकी तो अल्लाह ने ही करना है, बस अच्छा, इतनी सी बाकी सर बात है। और इसमें क्योंकि आप 16 साल से आपको पोजीशन नहीं मिला, तो अभी अगर मैं पूछूं कि आपकी सोसाइटी से क्या डिमांड्स हैं, क्या सिर्फ आपको प्लॉट दे दें और कहीं और नालों खड्डों में दे दें, वो एक्सेप्टेबल सर है, या आपकी क्या डिमांड होगी बेसिकली? मैं बहुत सिंपल सी एक असेसमेंट है कि मैं ये समझता हूँ कि मुझे प्लॉट 2011 में मिलना चाहिए था, 2012 में मिलना चाहिए था, आज 12 साल लेट हूँ मैं। उस वक्त जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी, आपके ख्याल में वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आज वो ऐसी ही होगी? और इस बिल्कुल नहीं। दौरान तक मैंने अगर वो घर रेंट आउट किया होता तो मुझे कितना कुछ मिल सकता, हो सकता है मैं इन 10-12 सालों में एक और प्लॉट या एक और घर बना चुका होता अब तक। यस और नो? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आज हमें ऑप्शन दे रहे हैं, हमें 16 साल 20 साल लोगों को ख्वार करके आप उनको सिर्फ प्लॉट देने की बात करेंगे तो मैं आपको अपना पर्सनल बता रहा हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता सर। मैं अल्लाह की राह में ये छोड़ दूंगा। और ये जो इसके जिन लोगों के आपने नाम लिए ना, चौधरी अब्दुल मजीद और राव असलम और कौन सा है वो दूसरा एक, नदीम सरवर। वो बड़े नदीम वो सरवर। लगते हैं नदीम नदीम सरवर सरवर साहब। सर मैं उन्हें नहीं जानता, उन्हें हो सकता है देखा भी हो मैंने कभी, तो एक आध मुझे पता नहीं है। तो मैं सर अपने बच्चों की खैरात और उनका सदका जो है ना मैं इनको दे दूंगा। मैं अल्लाह ताला पे मेरा बहुत पुख्ता ईमान है। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे तालीम याफ्ता हैं, तो उनको अल्लाह कहीं ना कहीं से दे देगा। लेकिन मैं क़यामत के दिन इनसे वसूल करूंगा सर। मैं अपना ये मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। और मैं इनसे, अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि वो मेरा जायज़ चीज़, जो मेरा हक है, वो मुझे किसी ना किसी तरीके से दिलवाएंगे। और इनको तो मैं छोड़ देता हूँ, ज़ाहिर है हम कमज़ोर लोग हैं सर। मैं राव असलम साहब का क्या बिगाड़ सकता हूँ, मैं चौधरी अब्दुल मजीद और उनके बेटे का क्या बिगाड़ सकता हूँ सर, या किसी का भी क्या बिगाड़ सकता हूँ मैं? इवन हम कमिश्नर ऑफिस में जाकर क्या शोर मचा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो हमारी दरख्वास्त सुन लें सर। और दरख्वास्त सुनने के भी उनको 10,000 रुपये चाहिए, सॉरी टू से, वो मुझे समझ से बाहर है मेरी ये भी। चल वो भी देंगे, आपने तो 10 कहे, हम हो सकता है 20 भी देने पे राजी हो जाते। चले, कोशिश हर तरह की करेंगे इंशाल्लाह। सर अभी तक जो है ये मल्टी प्रोफेशनल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने अभी तक यहाँ पे तो लोगों को पोजीशन दिए नहीं है, मतलब आरओएस हो या कोई भी इनका सेक्टर हो। और अभी हाल ही में इन्होंने एक MPCHS2 के नाम से इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब चक्री में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो उसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि वो सोसाइटी जिसने पहले कुछ मैं मेरी नहीं किया लोगों को? देखिए ना, आपको मेरी गुफ्तगू से अंदाजा हो गया होगा अपना जाहिद भाई, मुझे कोई दुनिया का आदमी ये समझा दे कि आपने एक प्रोजेक्ट, हमने भी जिंदगी में बिजनेस के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, आप भी इंजीनियर हो, 20 प्रोजेक्ट किए हमने जिंदगी में, पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं सर। प्रोजेक्ट को डिजाइन जब किया जाता है तो उसको पेपर पे कौन आदमी और कौन सा सेक्शन, उसका कौन सा फेज, उसका कौन जिम्मेदार है, ठीक है, और उसका उसका टाइम पीरियड क्या है उसको अचीव करने का और डिलीवर करने का, ये होता है ना सर।
अनलिमिटेड थोड़ी होता है कोई, सही है। Obviously. तो ये थोड़ी है कोई आपने वो कुछ किया नहीं है और आपने उनको एक और चीज करने के लिए इजाजत दे दी है। तो अभी फिर जो मैं बात अपने बड़े दफातर की कर रहा हूँ, तो मैं सही कर रहा हूँ ना, कि एक उनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई पिछले प्रोजेक्ट का आपने क्या किया है, उसका स्टेटस क्या है, वो डिलीवर हो गया है, कामयाब हो गया है, आपने एक नया प्रोजेक्ट कर लिया है। और फिर वही हवा में मतलब प्लॉट बेच रहे हैं आप, लोगों को पता नहीं है, टीवी पे बड़े बड़े इश्तिहार चल रहे होते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि यार ये लीगल हैं, गलत हैं, ये वाकई जमीन इनका है, आप लगाएं ना उनका। जब वो सब कुछ हो जाता है और लोगों के अरबों रुपए उनके किसी के जेबों में चले जाते हैं और मुल्क से भी बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तब कहते हैं कि यार ये तो इस हाउसिंग स्कीम जो है ना, प्राइवेट या कोऑपरेटिव, ये तो जाली थी सर। ये आपको बाद में क्यों पता चलता है, ये अभी क्यों नहीं पता चल रहा? अब इसी केस को ले लीजिए ना, अपने इनको मल्टी हाउसिंग सोसाइटी वालों को, आप देख लें, आपका पहले वाले का मसला खत्म नहीं हुआ 20 सालों में, आपने सेकंड वाला कैसे लॉन्च करने दिया उनको? ये सवाल तो जिन लोगों ने उनको एनओसी दिया है वही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं सर, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। ठीक है सर, आपने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की। बिल्कुल आखिर में एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपका जो है प्लीज सर, अभी जो प्लीज। करंट प्रेसिडेंट हैं राव असलम, और जो जनरल सेक्रेटरी हैं नदीम सरवर, बेसिकली ये अभी जो मैनेजमेंट कमेटी में है, आपने खैर काफ़ी सारी बातें उनके मतलब कह दी हैं, लेकिन फाइनली आपका उनके लिए कोई पैगाम है? सर मेरा उनके लिए सिर्फ एक पैगाम है, जो कि उन पर मुझे पहले से मैं आपको बता दूं कि उन पर कोई असर नहीं होगा उसका। मैं सिर्फ उनसे कहूँगा कि अपनी जो आखरत को और अपनी मौत को ज़रूर याद रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वो मैं कहकर अपनी बात को मुकम्मल कर लेता हूँ, और एक कुरान की आयत का बयान करके वो भी मैं ख़त्म कर लेता हूँ। बाकी वो हम सब के लिए, हम सब मुसलमान हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में सर इस तरह से आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का बयान किया कि वो शख्स जो है ना, बड़ा दूर का सफ़र करके आता है और उसको गर्मी में शराबोर है, परेशान हाल है, और जनाब वो ऊपर आसमान की तरफ देख के अपनी परेशानी से रब्बी रब्बी पुकारता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिज़ी की हदीस है ये, 2000 कुछ, अल्लाह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भला ये इस शख्स की दुआ कैसे कबूल हो सकती है सर, जिसका खाना हराम, जिसका पहनना हराम, जिसका रहना हराम, जिसका जिस्म हराम पे पला हो, इसकी दुआ अल्लाह ताला कैसे कबूल कर सकते हैं? ठीक है, एक बात। तो अपने बच्चों के लिए लेगेसी ऐसी ना छोड़ें, उनको हराम खोरी, हराम के ऊपर छोड़कर ना जाएं इस दुनिया से। तो अगर मुसलमान हैं तो ये बहुत बड़ी सोचें कि हम कहाँ हैं, हमने क्या किया है लोगों के हकूक़ के लिए, और हमारे बच्चे और हमारी नस्ल जो है ना, वो किस किस चीज़ पर पल के बड़ी हो रही है कि उनकी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। एक और हमारे कुरान का जो एक आयत है सूरह तकासुर, सर उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। बस इस आयत का मैं बहुत कभी अकेले में आपको तर्जुमा करके बता दूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हलाक कर दिया इंसान को ज़्यादा की ख्वाहिश ने, यहाँ तक कि उसने कब्रें जा देखी। सर एक और हदीस में आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम को अगर ये बताया जाए कि ये सामने एक सोने की दो पहाड़ियाँ हैं और ये तुम्हारी हैं, तुम्हारी मिल्कियत हैं, तो वो इब्ने आदम जो है ना, वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा। ठीक है, और उसकी तमा का, उसके हिर्स का जो पेट है ना, वो कब्र की मिट्टी भरेगी। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे सर। सब ये हदीस है, मैंने नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कुरान का, मैंने छोटा सा, मैं एक आम सा फहम का आदमी हूँ, तो मैंने आयत भी आपको सुना दी, दो हदीसें भी आपको सुना दी। अब ये उनके ऊपर है कि वो अपने बच्चों को एक मुसलमान और इन इन चीज़ों पे पाल पोस के ज़मीन पे दुनिया में छोड़ना चाहते हैं। कितना दुनिया में रह लेंगे, ज़िंदा रह लेंगे? 70 साल, 75 साल, 80 साल, देन और फिर आगे अपनी नस्ल को उन लोगों में शामिल कर जाएंगे जिनकी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी, क्योंकि उनके जिस्म हराम पे पले हुए हैं। बस यही सर हम सबके लिए, ये उनके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है।
चलें ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आप इस प्लेटफॉर्म से आए, और आपका जो नॉन पोजीशन का इशू था वो आपने बताया, बल्कि और भी जो लोगों का था उसको भी हाईलाइट किया, और अपने टाइम में से टाइम निकाल कर यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। सर बहुत मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया, मौका दिया कि मैं अपने जज्बात को बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम से शेयर कर सकूं, और जो हमारे मुल्क के मुक़्तदर दफातर हैं, बड़े ऑफिसेज़ हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया, मेरी उनसे भी मौदबाना गुजारिश है कि खुदारा इन तमाम मुतासरीन का, जो कि हमारे मल्टी हाउसिंग इसमें जो हैं, और वो लोग जो ख़ानदान फैमिलीज़ जो बुरी तरह से इस जुल्म का शिकार हुई हुई हैं, उनका कोई तदारुक किया जाए, उनकी कोई सुनवाई होनी चाहिए, ताकि लोग आपको भी दुआ दें और इस मुल्क में और लोग भी इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम ठीक है अपने सर। मुल्क के अगर हम अपने मुल्क के पाकिस्तानियों की छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट को सेव नहीं कर सकते, सिक्योर नहीं कर सकते, इन माफिया से नहीं छुड़ा सकते, उनसे उनका हक नहीं दिला सकते, तो आप सर किस बात की गारंटी देंगे कि बाहर के लोग करोड़ों डॉलर या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आएँगे? तो सर यही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। सर अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। आपका भी बहुत तो ये हम लोग अभी मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और हम मल्टी प्रोफेशनल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पे, जो उन्होंने लोगों को प्लॉट्स नहीं दिए, तकरीबन 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए हैं लोगों को, तो हम उनके मतलब इंटरव्यूज कर रहे हैं वन बाय वन। तो आज वसीम साहब थे हमारे साथ जिन्होंने 2008 में प्लॉट खरीदा था, और अभी तक उनको जो है प्लॉट का पोजीशन नहीं मिला। तो हम बताते चलें कि क्योंकि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इस्लामाबाद में है, तो हम जो इसके रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के, जो कि आपके डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, और जो सेक्रेटरी हैं इसके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के, वो चीफ कमिश्नर हैं रंधावा साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं। और इन सब की टॉप पे मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं और पूरी आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन मामलात को देखें, और जितने भी मल्टी प्रोफेशनल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन हैं, जो कि हज़ारों की तादाद में हैं, उनके इस मसले को हल करें। तो हम अपना ये प्रोग्राम हर वीक में जारी रखा करेंगे, और जितने मुतासरीन हैं हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन उनको सामने लेके आएँ और उनकी आवाज़ सब तक पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे, और दोबारा आपको बताएंगे और मुतासरीन कितने हैं, और एक नए मुतासरीन को हम सामने लेके आएंगे, ताकि हम उनको भी आपके सामने लेके आ सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।